हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन और आज का हमारा टॉपिक है डार्विनिज्म। तो कल हमने जैसा कि लैमार्किज्म पढ़ा था, तो लैमार्किज्म को कहा जाता था थियरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। डार्विनिज्म को जैसा कि हम सब जानते हैं कहा जाता है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी क्या है, इवोल्यूशन की थियरी क्या है, डार्विन के द्वारा दी गई। इससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने होंगे कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई 2 बुक्स। 2 किताब थी, उनसे डार्विन इन्फ्लुएंस हुए गए थे। एक तो पहली थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय थॉमस मैल्थस और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी बाय चार्ल्स लायल। तो ये 2 बुक थी, इनके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए थे। और यहाँ पे भी 2 साइंटिस्ट का नाम लिखा है, थॉमस मैल्थस और अल्फ्रेड वेलेस। तो क्या हुआ कि जब हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन की थियरी, तो उसमें एक पॉइंट आएगा ओवर प्रोडक्शन का। तो डार्विन ने अपनी जो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है, उसके कुछ पॉइंट्स उन्होंने थॉमस मैल्थस के लिए है, थॉमस मैल्थस की जो बुक है उनसे लिए हैं, ओवर प्रोडक्शन वाला पॉइंट। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। फिर अल्फ्रेड रसल वेलेस एक साइंटिस्ट थे, जब ये भी उसी टाइम काम कर रहे थे इवोल्यूशन पे जब डार्विन काम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो रिजल्ट डार्विन का आया एग्जैक्ट वो भी अल्फ्रेड रसल वेलेस का भी आया था। तो उन्होंने शायद लेटर भेजा था उनको कि उनकी भी ऐसी थियरी है। तो हम जो पढ़ते हैं ना, यहाँ पे देखिए वो प्रपोज जॉइंटली पढ़ते हैं कि जो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो जॉइंटली दी गई थी चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा। ओके, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो जॉइंटली दी गई थी चार्ल्स डार्विन और ए आर वेलेस के द्वारा, अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा। तो ये बात हुई। इसके बाद हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे जो इंट्रो लिया है दिया गया है वो पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए, हाँ, और अल्फ्रेड वेलेस कहाँ काम कर रहे थे, ये मलय आर्चिपेलागो में काम कर रहे थे। और डार्विन कई जगहों पे काम किया उन्होंने, गालापागोस आइलैंड वगैरह में काम किया, साउथ अफ्रीका, कई जगह वो घूम घूम के सब पता लगाया। और अल्फ्रेड वेलेस मलय आर्चिपेलागो में काम कर रहे थे। तो ये जस्ट कुछ पॉइंट्स है जो पता रहने चाहिए। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं इसको पढ़ने के बाद। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डार्विन का नाम पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, वॉज बोर्न ऑन 12 फेब 1809 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था। डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स, और ये 2 बुक्स से इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय मैल्थस और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी बाय चार्ल्स लायल। डार्विनिज्म, डार्विनिज्म या फिर क्या, द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Theory of natural selection was proposed jointly by Charles Darwin and Alfred Russel Wallace. This theory was later on explained by Darwin in his book Origin of Species। और भी Origin of Species हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और ये थियरी, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी या फिर डार्विनिज्म, ये उनकी बुक में पब्लिश हुआ था, और ये पब्लिश हुआ था आई थिंक 1859 में। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम मेन पॉइंट्स आते हैं कि डार्विन ने इवोल्यूशन की थियरी के बारे में क्या कहा है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या कहा है। ठीक, कैसे उन्होंने बताया कि इवोल्यूशन होता है या हुआ है। तो देखिए, इनकी थियरीज को पढ़ने के लिए हमारे पास 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी। ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी, यही वाला पॉइंट इन्होंने थॉमस मैल्थस की बुक से लिया था डार्विन ने। ओके, तो ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस पॉइंट से थॉमस मैल्थस आप कह सकते हैं, या फिर हम डार्विनिज्म के अंडर पढ़ रहे हैं तो हम डार्विन की ही बात करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या कहा। ये कहा कि कोई भी स्पीशीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके पास इननेट कह सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर होती है रिप्रोडक्शन की। मतलब वो अनलिमिटेड रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा कर सकते हैं वो। लेकिन क्या होता है, सब लिविंग बींग्स के पास एक अनलिमिटेड पावर है रिप्रोडक्शन की, तो ऐसे तो बहुत ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका पॉइंट तो इसमें यही है। लेकिन क्या होता है, फिर भी वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे उसी में तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो इतनी सारी जो भीड़ है, इतने पॉपुलेशन है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। भाई 10 लोगों का ही रिसोर्स है रहने का, और मेन पॉइंट भी यही है कि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन के
कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम है, इसीलिए जो प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन है या इनॉर्मस फर्टिलिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, और उससे जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तभी वो एक चेक में, एक कंट्रोल में रहती है। क्यों? और उसी को बताने के लिए नेचुरल सिलेक्शन बताइए, आगे वो पॉइंट आएगा। क्योंकि रिसोर्सेज कम है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो जो सर्वाइव कर पाता है वो आगे जाएगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो वो सारी बातें अलग अलग पॉइंट्स में लिखी गई है। ओवर प्रोडक्शन या इनॉर्मस फर्टिलिटी के पॉइंट में यही कहा गया है, देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इनेट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल्स टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर रेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक इनेट कैपेसिटी, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है और ज़्यादा इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करने के, ताकि उनकी जो स्पीशीज़ है वो जीवित रह सके, बरकरार रह सके। द नंबर ऑफ देयर the number of their environment is much more than can be supported by a particular environment। क्या कहा है कि उनका जो नंबर है, उनकी स्पीशीज़ का नंबर है, जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना कि एक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उस सपोर्ट कर पाए। इन्वायरमेंट से मतलब रिसोर्सेज का है, उतने रिसोर्सेज नहीं है जितना ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये आपको एग्जाम्पल्स याद भी करने हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल कॉड फिश का है। तो कॉड फिश क्या होता है कि एक साल में 1 मिलियन से भी ज़्यादा अंडे दे सकती है, लेकिन पूरा 1 मिलियन अंडे मछलियाँ नहीं बनती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि इफ़ ऑल दिस एग्स विल गिव राइज टू फिशेज, द होल अटलांटिक ओशियन विल बी फिल्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगर ऐसा होता है कि जो पूरी कॉड फिश है वो 1 मिलियन एग्स दे रही है, अंडे दे रही है, वो सारी मछलियाँ बन जाए, तो ऐसा होगा ना, तो अटलांटिक ओशियन है वो अगले 5 साल में पूरी तरह से भर जाएगी कॉड फिशेज से। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ऑयस्टर का है। ऑयस्टर क्या करता है, वो पर ईयर 60 से 80 मिलियन अंडे देता है। ठीक, लेकिन सारे ऑयस्टर तो नहीं होते हैं, अंडे ऑयस्टर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा अगर हो जाए कि 60 से 80 मिलियन जो अंडे उसने दिए हैं ऑयस्टर ने, वो पूरे ऑयस्टर बन जाए, तो क्या होगा, 4-5 जनरेशन तक अगर ये चीज़ चल जाए, तो इस पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि इतने ऑयस्टर हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, अनइमेजिनेबल नंबर हो जाएगा। ठीक, इतने ऑयस्टर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट से ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस फर्टिलिटी से क्या हमें पता चलता है कि डार्विन के अकॉर्डिंग हर लिविंग स्पीशीज़ के पास, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इन्नेट क्षमता होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, और इस वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी हर स्पीशीज़ की। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है। ठीक, मेन पॉइंट आपको यही रख, ओवर प्रोडक्शन में ये लिखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इनेट कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, और दो एग्जांपल्स आपको ये दोनों याद कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में यही बात आ गई कि डार्विन ने ये कहा कि हर इंसान के पास क्या होती है, हर इंसान कहने का मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इनेट क्षमता है रिप्रोडक्शन करने की। तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, हर स्पीशीज़ का पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो रिसोर्सेज हम जानते हैं कम है। फॉर एग्जांपल हमारा एनवायरनमेंट इतने है, ये 100 लोगों का ही रिक्वायरमेंट पूरा कर पाएगा, रिसोर्सेज दे पाएगा, लेकिन यहाँ पे हो गए हैं 800 लोग, तो क्या होगा, लड़ाई होगा। जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष है, ये 100 लोग चाहेंगे कि हमें रिसोर्सेज मिले, बाकी 700 लोग कहाँ जाएंगे जो ये सब है। तो इसीलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, एक कंपटीशन होता है, एक स्पीशीज से एक दूसरे स्पीशीज के बीच में, एक एक ही स्पीशीज के अंदर लोगों से बीच में, एनवायरनमेंट से भी एक तरह का स्ट्रगल होता है। हार्श एनवायरनमेंट है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, हीट है बहुत ज़्यादा, ड्रॉट है, फ्लड है, इन सारी चीज़ों से भी स्ट्रगल होता है। तो उसी चीज़ को कहा जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक, तो एक देखिए अब यहाँ पे पॉइंट, overproduction and consequently overcrowding of a population requires elimination of large number of individuals in each generation। ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, और ओवर प्रोडक्शन कहने से क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग हो जाएंगी एक पॉपुलेशन की, और इसलिए
हर जनरेशन में कुछ इंडिविजुअल्स का एलिमिनेशन होना, उनका ख़त्म होना ज़रूरी हो जाता है। सिंस द अमाउंट ऑफ स्पेस, फूड, वाटर, रेजिडेंशियल एरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ और लिमिटेड। देखिए ये 4 चीज़ें हैं, खाना, पानी, भोजन, रहने का जगह जो है, वो 4 चीज़ें हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरत है हर स्पीशीज़ की। लेकिन वो क्या है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है जितना कि पॉपुलेशन हो गया। देयर इज़ अ सीवियर कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स, और इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, एक बहुत ही सीवियर कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन द इंडिविजुअल फॉर दीज एसेंशियल, ये जो ज़रूरतें हैं, भोजन, पानी, रहने के लिए जो शेल्टर है और जो स्पेस है, उससे क्या होगा, इसके लिए, सारे रिसोर्सेज के लिए एक सीवियर कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में फॉर दिस इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। एंड सो देयर इज ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इसीलिए एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक स्ट्रगल होता है, कंपटीशन होता है, इसी चीज़ को कहा जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या पॉइंट लिखते हैं, या कह सकते हैं हम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये बताता है कि ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाती है पॉपुलेशन की, और चूंकि रिसोर्सेज कम है और जो इसेंशियल्स है लाइफ की, वाटर, फूड, स्पेस, या कह सकते हैं शेल्टर, इसको पाने के लिए एक बहुत ही सीवियर कंपटीशन होता है, और इसीलिए क्या होता है, इसी कंपटीशन को हम स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो स्ट्रगल है अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, एग्जिस्टेंस बचाने के क्या मतलब है, जिस स्पीशीज़ को मिलेगा भोजन पर्याप्त मात्रा में, जो भी रिक्वायरमेंट्स है लाइफ की मिलेंगी, वही सर्वाइव कर पाएगा, और वो सर्वाइव कर पाएगा तो आगे रिप्रोड्यूस करेगा, आगे उसकी प्रोजेनी हो भी जाएगी, तभी तो उसका रेस जो है, उसकी जो स्पीशीज़ है वो बची रह पाएगी। ठीक, तो यही इसीलिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये स्ट्रगल जो है ना एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी अस्तित्व के बचाव के लिए, 3 तरह का होता है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और तीसरा एनवायरमेंटल स्ट्रगल। और जैसा कि हम जानते हैं इंट्रा कोई भी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए ये कोई सेल है, और फिर ये सेल है, तो जब सेल के अंदर कोई चीज़ क्या होती है तो हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। ठीक, इंट्रा इंट्रा सेलुलर। और जब दो सेल के बीच में कुछ हो रहा है, इस सेल से चीज़ इस सेल में आ रही है, तो हम इसके ये कहते हैं ना, ये दो सेल के बीच में जो स्पेस है, तो हम कहते हैं कि इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक, तो इंट्रा और इंटर तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट क्या है, तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या होता है, और कि एक ही स्पीशीज़ है, मान लीजिए ह्यूमंस की ही स्पीशीज़ है, ठीक, ह्यूमंस की स्पीशीज़ में ही स्ट्रगल हो रहा है, हमारे अभी भी समझ सकते हैं कि नौकरी के लिए स्ट्रगल हो रहा है, रहने के लिए स्ट्रगल हो रहा है, जगह के लिए स्ट्रगल हो रहा है। तो जब एक स्पीशीज़ के अंदर ही स्ट्रगल हो, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी मेन रिक्वायरमेंट से फूड, वाटर, शेल्टर के लिए स्ट्रगल हो, तो हम उसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं, और ये सबसे सीवियर तरह का स्ट्रगल होता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि खतरनाक तरीके का, क्योंकि क्योंकि एक स्पीशीज़ का पर्सन है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी तो सेम होंगी, सारे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट तो सेम है। ठीक, जो ह्यूमंस एक स्पीशीज़ है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट सेम है, इसीलिए रिक्वायरमेंट सेम होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा सीवियर तरीके का स्ट्रगल होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो देखिए इसमें क्या पॉइंट्स हैं, कि इट इज़ द कॉम्पिटिशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज और क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स। ये किनके बीच में ये कॉम्पिटिशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सेम स्पीसीज के सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में, या फिर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स है उसमें। ठीक, दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल इज वेरी सीवियर एज द नीड ऑफ द पॉपुलेशन इज सेम। अभी हमने बात की कि ये जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है वो बहुत ही सीवियर होता है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट सेम है। ठीक, ह्यूमंस है तो ह्यूमंस की सबकी रिक्वायरमेंट सेम ही है। एज द फूड मटेरियल एंड एरिया ऑफ लिविंग और लिमिटेड, जैसा कि हम जानते हैं फूड मटेरियल जो है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रहने के लिए जो जगह है वो भी लिमिटेड है। द इंडिविजुअल्स हु ग्रो इन राइट डायरेक्शन और गेट रिसोर्सेज विल सर्वाइव व्हाइल द अदर विल पेरिश। और यही बात कर रहा है, चूंकि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या होगा, जिन इंडिविजुअल्स को, जिस स्पीशीज़ को रिसोर्सेज मिलेंगी वो जिंदा रहेगा, वो सरवाइव कर पाएगा, और जिन लोगों को नहीं मिलेगा, जिन स्पीशीज़ को नहीं मिलेगा, वो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं हो पाएंगी, उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में। तो इसका पॉइंट देखिए, इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर।
दो स्पीसीज जो आपस में साथ में रह रही हैं उनके बीच में जब स्ट्रगल हो तो क्या होगा, वो इंटर स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, कुत्ता और बिल्ली आप साथ में रह रहे हैं, साथ में रहने का मतलब एक ही एनवायरनमेंट में तो रह रहे हैं, तो उनके बीच में जब रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होगी तो वो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल होगा। इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीसीज कम्पीट विद अदर स्पीशीज फॉर सिमिलर रिक्वायरमेंट के लिए ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, मतलब स्ट्रगल होगा। कहने का मतलब लड़ाई करने का मतलब क्या, जैसे कि कौवा है या फिर कबूतर है, ठीक, तो उनके बीच में भी सेम चीज़ के लिए ही जब स्ट्रगल होगा तो उसे हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। तीसरा एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी है भाई, आपस में तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी रिक्वायरमेंट के लिए, एनवायरनमेंट से भी हमें करना पड़ेगा। और क्या होगा, तो स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट मीन्स द वेरियस हैजर्ड्स ऑफ द नेचर लाइक एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, excess moisture or drought, storms, earthquake, volcanic eruptions also affect the survival of various organisms। एनवायरमेंटल स्ट्रगल से क्या मतलब है कि एनवायरनमेंट से स्ट्रगल का क्या मतलब है कि जो नेचर में होने वाली अलग अलग तरीके के खतरे हैं, ये जो परेशानी है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड हो जा रही है, सूखा हो जा रहा है या फ्लड आ जा रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाए, भूकंप आ जाए, तो उन चीज़ों से भी हमें लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सर्वाइवल के लिए। आप पता चले मान लीजिए कोई फ्लड में, कोई नेचुरल कैलेमिटी में कोई एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जा रही है, तो फिर क्या हुआ, वो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो वो उससे भी लड़ना पड़ेगा हमें। तो ये हमने बात की इसकी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि डार्विन के अनुसार या फिर हम थॉमस मैल्थस ने भी यही कहा था कि हर स्पीशीज़ के पास, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इनेट कैपेसिटी है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन हो जाती है या होती है से फिर क्या होगा, लेकिन वो अगर हम बात करें तो वो एक चेक में रहता है, एक लिमिट में रहता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, हमारे एनवायरनमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितनी प्रोडक्शन है, जितनी पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशन के, उन रिसोर्सेज की पूर्ति के लिए हर स्पीशीज़ आपस में एक स्ट्रगल ऑफ, आपस में क्या स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होती है उन स्पीशीज़ के बीच में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है। और वो भी 3 तरीके का होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, और एक हमारा स्ट्रगल होता है एनवायरनमेंट से भी, खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन। ये सारे पॉइंट्स हैं किसके, नेचुरल सिलेक्शन के, डार्विनिज्म के पॉइंट्स हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ या पोस्टुलेट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, थर्ड है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन में डार्विन ने क्या कहा, और रुकिए पहले ये बात कर लेते हैं। तो वेरिएशन में डार्विन ने क्या कहा कि वेरिएशन क्या होता है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं, अंतर है, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। ह्यूमंस में वेरिएशन में अगर हाइट की वेरिएशन की बात करें, स्किन कलर की बात करें, तो सबका हाइट अलग अलग है, स्किन कलर अलग अलग है, तो ये भी तो एक तरह का वेरिएशन होता है। तो डार्विन ने वेरिएशन वाले पॉइंट में क्या कहा कि उन्होंने देखा देखा क्या मतलब बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, मतलब सबके पास वेरिएशन है, वो चाहे भले ही कितना ही माइन्यूट हो, कितना ही छोटा, वेरिएशन सब में होता है। अब ये वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल मतलब वो वेरिएशन अगर कुछ है वो खराब भी हो सकता है हमारे लिए, और न्यूट्रल कहने का मतलब कुछ असर नहीं है, कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता, और यूजफुल मतलब यूजफुल हो सकता है। तो क्या होता है, डार्विन ने ये कहा कि कुछ वेरिएशंस जो हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को सूट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को सूट करते हैं, ठीक, तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन को सूट करते हैं मतलब वो उसमें रह सकता है उस एनवायरमेंटल कंडीशन में, तो वो जो वेरिएशन है वो एनवायरमेंट, वो नेचर वेरिएशन क्या करती है, प्रिजर्व कर लेती है, और वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में, प्रोजेनी में, उसके उस ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाती है। और नेचर में फेवरेबल कंडीशंस ही प्रिजर्व होते हैं और पास होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन नहीं पास होते हैं। मतलब वेरिएशन में क्या कहा डार्विन ने कि वेरिएशन हर जगह है, ठीक। उन्होंने देखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वेरिएशन है, भले ही बहुत ही कम मात्रा में वेरिएशन हो, लेकिन वेरिएशन है। सॉरी। तो वेरिएशन होने की वजह से क्या हुआ कि मान लीजिए एनवायरनमेंट में रह रहा है, कोई एनवायरनमेंट है बहुत ही गर्मी वाला एनवायरनमेंट है, कोई बहुत ही हीट वाला एनवायरनमेंट है। अब हीट वाला एनवायरनमेंट है तो इसमें कोई स्पीशीज़ है, उसके पास हीट के लिए वेरिएशन उसके पास ऐसा है कि वो ये गर्मी वाले जो हीट वाले वेरिएशन है एनवायरनमेंट है, इसमें भी वो सर्वाइव कर पा रहा है, इसमें भी वो सर्वाइव कर पा रहा है।
तो इससे क्या होगा, अब नेचर अकॉर्डिंग, इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये जो वेरिएशन है जिसमें वो हीट वाले एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पा रहे, तो ये तो एक अच्छा वेरिएशन होगा, फेवरेबल वेरिएशन होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो अब नेचर क्या करेगा, एनवायरनमेंट क्या करेगी, ये जो वेरिएशन है इसके पास कि ये हीट में भी सर्वाइव कर पा रहा है, इसको प्रिजर्व कर लेगी, मतलब इसको ख़त्म नहीं करेगी, और नेक्स्ट इसकी प्रोजेनी में, इसकी ऑफस्प्रिंग में पास कर देगी। ठीक, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। अब बात करते हैं इसकी, इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं। देखिए, डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेरिएशन। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको कहा जाता है वेरिएशंस। डार्विन पॉइंटेड आउट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरी। डार्विन ने क्या पॉइंट किया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरी करता है। देयर आर ऑलवेज सम वेरिएशंस हाउएवर माइन्यूट दे मे बी। अब जितने भी वेरिएशन, हमेशा वेरिएशन तो होगा ही, भले ही वो वेरिएशन बहुत ही छोटा सा ही हो क्यों ना हो, लेकिन होगा। वेरिएशंस में भी हार्मफुल, न्यूट्रल और यूजफुल। और ये जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंसेस है, वो हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ असर नहीं होने वाला। वाइल सम वेरिएशंस ऑफ सूटेड टू एनवायरनमेंट, कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को सूट करने का मतलब एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्पफुल है। अदर्स आर नॉट, कुछ वेरिएशंस नहीं होते हैं, हेल्पफुल नहीं होते हैं। फर्दर, सिंस एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, अब देखिए हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो रीजन से रीजन खत्म कह रही हूँ, चेंज होती रहती है। किसी रीजन में ठंडा पड़ रहा है, किसी में गर्मी हो रही है, ठीक। तो द इननंबरेबल वेरिएशंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो आल्सो डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। और यही बात है कि ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट भी वेरी करता है रीजन से रीजन की, तो वेरिएशंस भी है वो भी वेरी करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेरिएशन शो करता है वो भी रीजन से रीजन वेरी करता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे कोई स्पेसिफिक रीजन है, होता भी ऐसा कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं। इधर क्या कहते हैं हम लोग, यूके वगैरह में जो है, ऑस्ट्रेलिया में सब गोरे गोरे लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तो भाई वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है, तो हर तरह के ही लोग मिलते हैं। तो ये क्या है, ये रीजन, अलग अलग रीजन में भी अलग अलग तरह के वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में उन्होंने ये बताया। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग दीज वेरिएशंस आर प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग। ये जो वेरिएशंस है ना, ये प्रिजर्व कर ली जाती हैं और नेचर के द्वारा, प्रिजर्व करने का मतलब है कि इसको डिजेनरेट नहीं किया जाता है और फिर ट्रांसमिट कर दी जाती है उसके ऑफस्प्रिंग में। जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके बच्चे में भी वो वेरिएशन जाएंगी। पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि डीमेरिट्स भी यहीं से आएगी। इन नेचर फेवरेबल कंडीशंस आर मोर प्रोन टू इनहेरिटेड देन द अनफेवरेबल वंस। और नेचर में फेवरेबल कंडीशन जो है, मतलब नेचर में रहने के लिए जो वेरिएशन सहायक है, वो ज़्यादातर क्या वहीं वो पास होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस इतनी पास नहीं होती, सॉरी वेरिएशन पास नहीं होती है। तो वेरिएशन वाले पॉइंट में डार्विन ने ये बताया। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी के नाम पे इनकी थियरी को भी हम कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, इसमें भी एक और बात है कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला जो पॉइंट है, इसको दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। नाम मत भूलिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ओरिजिनल आइडिया भी इन्हीं का था नेचुरल सिलेक्शन का, और ये टर्म जो नेचुरल सिलेक्शन है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या कहा डार्विन ने, ये देखिए। In the race of the struggle for existence, only those organisms that are most adapted to the environment for fit in the life can survive. नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने ये कहा कि ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की रेस है, अपना स्पीशीज़ की अस्तित्व को बचाने की जो रेस है, उस रेस में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा एडेप्टेड है, या फिर कह सकते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो फिट है, और वही सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा, और नहीं, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Thus, natural selection of organisms takes place in which nature eliminates those that are not fit by way of several natural calamities and preserves those. तो इस पॉइंट में, नेचुरल सिलेक्शन वाले पॉइंट में, डार्विन ने ये बताया
कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की रेस में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म, वही स्पीशीज जिंदा रह पाती है, सर्वाइव कर पाती है जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए सबसे ज़्यादा अडेप्टेड है और फिट है, वही सर्वाइव कर पाती है। और जो स्पीशीज, जो वेरिएशन कह सकते हैं कि फिट नहीं है, उसको नेचर किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा उसको ख़त्म कर देती है, या और फिर जो सही होता है, जो फिट होता है, अडेप्टेड होता है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, उसको प्रिजर्व करती है। देखिए इसका एग्जाम्पल समझने के लिए ये है, ये नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये नेचर का तरीका है अच्छी जीन को ले जाने के लिए, और जो खराब जीन है उसको, आई मीन वेरिएशन है, उसको ख़त्म करने के लिए। इसको एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए ये है कि मान लीजिए अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें, तो मान लीजिए कोई पर्सन है, वो डिफेक्टेड है, मतलब उसको कोई सेक्सुअल डिजीज़ है या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं क्रोनिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। तो वो क्या है कि वो कह सकते हैं कि उसको मेटिंग पार्टनर या उसको शादी वो नहीं करेगा, अगर खुद से भी है कि अगर, क्योंकि करेगा तो मे बी उसकी डेथ हो सकती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं करेगा। तो क्या होगा, उसकी जो खराब जीन है, अब उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ है, कोई ऐसी बीमारी है, तो वो क्या कह सकते हैं, एक खराब वेरिएशन है। तो वो खराब वेरिएशन में क्या होगा, वो कह सकते हैं वो उसको मेटिंग पार्टनर नहीं मिलेगा, वो शादी नहीं करेगा। वहीं कोई अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान कहने का मतलब कि वो सही है, फिज़िकली फ़िट है या हर तरीके से ठीक है, डिज़ीज़ फ्री है, तो वो शादी करेगा। ठीक, उसके जो ऑफ़स्प्रिंग होंगे तो उसमें उसके अच्छे वाले जीन जाएँगे। और जो वही पर्सन, जो डिज़ीज़ पर्सन है, जिसको जेनेटिक बीमारी है, किसी तरह की बीमारी है, तो उसका, वो क्या कह सकते हैं, उसकी जेनेटिक जो वेरिएशन है वो आगे नहीं जा पाएँगी, जीन्स आगे नहीं जा पाएँगी। तो ये क्या है, ये भी एक नेचर, देखिए ये भी नेचर का ही तरीका है कि ख़राब जीन्स वहीं से ख़त्म हो गई और जो अच्छी जीन्स है वो आगे जनरेशन में पास ऑन होती रहेंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन में यही है कि जो जीन्स, जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो वही सर्वाइव कर पाता है, जो नेचर में, जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए सबसे अडेप्टेड होता है और फिट होता है, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाता है। जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज़ फिट नहीं होती उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उसको नेचर एलिमिनेट कर देता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है, एलिमिनेट कर देता है कई सारे नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, और जो फिट होता है उसको प्रिजर्व करता है, और वो क्या होते हैं, वही पास ऑन होते हैं। दस नेचुरल सेलेक्शन मेंटेन्स अ मोर और लेस कांस्टेंट नंबर ऑफ स्पीशीज। और ये पॉइंट पर इस तरीके से, जो फिट नहीं है, जो वेरिएशन अच्छे नहीं हैं, उनको क्या करता है, उनको एलिमिनेट कर देता है, और जो वेरिएशन अच्छे हैं उनको प्रिजर्व करता है और पास ऑन करता है जनरेशन से। इससे एक क्या बना रहता है, एक कांस्टेंट नंबर ऑफ एवरी स्पीशीज बना रहता है। हर स्पीशीज के पास एक इननेट कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने के बावजूद भी, क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर ऑफ स्पीशीज बना रहता है, क्योंकि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में कुछ लोग ख़त्म हो जाते हैं भाई, कुछ नेचर सेलेक्ट करती है, इस तरीके से एक कांस्टेंट नंबर ऑफ स्पीशीज बनी रहती है। These selected species or organisms serve to perpetuate their well-suited variations, and these gradually well-adapted better species evolve। और इस तरीके से जो अच्छे वेरिएशंस हैं, जो सेलेक्टेड स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म है, वो अपना कह सकते हैं कि नंबर बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं अपने सूटेड वेरिएशंस की वजह से। और क्या होता है, एक फिर धीरे-धीरे एक वेल अडॉप्टेड और एक बेटर स्पीशीज़ इवॉल्व होती है। According to Darwin, more suited and fit individuals were successful in struggle for existence। क्या होता है, डार्विन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मोर सूटेड और फिट इंडिविजुअल्स हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं, वही जीवित रह पाते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में। और द इंडिविजुअल्स विथ मोस्ट फेवरेबल adaptations are able to lead more successful life and are able to win over their mating partners। Darwin called it sexual selection। और क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादातर फेवरेबल एडेप्टेड है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो क्या करते हैं, वो एक अच्छी, एक मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, और अपने मेटिंग पार्टनर्स को पाने में वो वही जीतते हैं, वही विन करते हैं। और इसको डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन कहा है। सेक्सुअल सिलेक्शन में सिंपली हम कहें तो क्या है, जो मोस्ट फिटेड इंडिविजुअल है वही क्या करता है, सक्सेसफुल होता है मेटिंग पार्टनर्स को विन करने में, और इसको डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन कहा है। अब सिलेबस में देखेंगे तो डार्विनिज्म में 3 पॉइंट दिए हैं, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन की हमने बात की, और नेचुरल सिलेक्शन में ही हमारा आ जाता है सेक्सुअल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट था, चौथा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। पांचवा, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज।
कि जैसे जैसे ये वेरिएशंस, अच्छे वाले वेरिएशंस जिसको नेचर प्रिजर्व करती है और वो आगे पास होते जाते हैं, तो इससे धीरे धीरे कई सारी जनरेशन्स के बाद एक बिल्कुल ही नई स्पीशीज़ इवॉल्व कर जाती है, ओरिजिन होता है नई स्पीशीज़ का। ठीक, तो देखिए इसमें क्या पॉइंट लिखा है। As a result of struggle for existence, variability and inheritance, individuals that are better adapted survive and become abundant. Struggle of existence के result क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो उसके पास क्या होता है, बेटर अडेप्टेड होते हैं, वही जीवित रह पाते हैं, सर्वाइव करते हैं और धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करके उनका जो एक संख्या है वो अबंडेंट होता है, अबंडेंट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वो बढ़ जाते हैं। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, this group, which was remarkably different from the original population, becomes established as a new species। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ग्रुप है इवॉल्व हुआ है वो धीरे धीरे एक नई स्पीशीज बनाने लगता है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द सेम फोर्सेज ऑफ चेंजेस एज दियर एंसेस्टर्स एंड बट दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहती है। उच्च नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से जो देखिए पहले क्या हुआ था, उनकी एंसेस्टर की तरह ही पहले जो अच्छे वाले वेरिएशन वाले थे वो सेलेक्ट किए गए। वो सेलेक्ट करने के बाद बुरे वाले मतलब जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे नेचर में, उनको नेचर ने एलिमिनेट कर दिया, तो उनसे एक नई स्पीशीज़ का निर्माण हुआ। फिर उन जो नई स्पीशीज़ बनी है या कह सकते हैं जो नए बने हैं डेसिडेंट, उनसे फिर नेचुरल सेलेक्ट करेगी अच्छे वाले को, फिर एक नई चीज़ बनेगी, ऐसे करते करते एक नई स्पीशीज़ का निर्माण हो जाता है। Members of this group may possess variation that may be beneficial to them in another environment। और ऐसा हो सकता है जो जो नई अब बनी है कई सारी जनरेशन के बाद, उनके पास किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रहने के लिए भी वेरिएशंस आ गई हों। ठीक, एज अ रिजल्ट टू ऑफ और मोर स्पीशीज में अराइज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज। और इसी तरह से क्या हो सकता है, एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से दो या दो से अधिक स्पीसीज भी इवॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि ये मान लीजिए ये जो एंसेस्टर था ये हीट वाले कंडीशन में रहने के लिए सूटेबल था। ये वाली क्या हुआ, तो इससे इवॉल्व होने वाली मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद क्या हुआ कि ये न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहने के भी काबिल हो गई और ये कोल्ड में भी। तो क्या हो गया, दो तरीके के बन गए रेसिडेंट्स। तो यही बात इसमें लिखी है कि एज अ रिजल्ट टू और मोर स्पीशीज में अराइज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज over many generation, unequal reproduction among individuals with different genetic traits changes the overall genetic composition of population। और कई सारे जनरेशन के बाद ऐसे ही जब चीज़ें बदलती रहती है, वेरिएशंस आने लगते हैं, तो एक बिल्कुल ही अलग तरह का जेनेटिक ट्रेट बन जाता है। ठीक, जेनेटिक कॉम्पोजिशन बन जाता है। दिस इज इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और ये इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है। नेचर अच्छे अच्छे वेरिएशन सेलेक्ट करती जाती है। This mechanism can cause a population to change so much that it becomes a new species. This is known as species। और ये मैकेनिज्म से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन बनेगी जो बिल्कुल ही नई होगी, और इसी नई स्पीशीज़ को हम कहते हैं, जो प्रोसेस है उसको कहते हैं स्पेशिएशन। तो ये भाई अच्छा, ये पॉइंट हमने जो नेचुरल सिलेक्शन वाला पॉइंट, वेरिएशन वाला पॉइंट पढ़ा था, उसमें एक चीज़ है ये, कल हमने पढ़ा था लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म ने हमने बताया कि लेमार्क ने जो जिराफ की लंबी गर्दन वाला कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था कि उन्होंने तो कहा था कि कुछ वाइटल इंटरनल फोर्स होता है बॉडी में, तो उससे क्या होता है जब ज़रूरत के हिसाब से इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से कुछ जैसा नीड हो, तो स्पीशीज़ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड के हिसाब से कुछ चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर बदल जाती है। उन्होंने जिराफ के एंसेस्टर को कहा कि जिराफ के एंसेस्टर्स पहले हिरन जैसे ही थे या हॉर्सेस जैसे थे, लेकिन क्या हुआ कि पहले वो घास खाते थे, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन चेंज हुआ कि घास ख़त्म हो गई, वेजिटेशन ख़त्म हो गई, और फिर पेड़ पे ही पत्तियाँ खाने को वो मजबूर हो गए। तो उनकी ये ज़रूरत हुई कि वो पेड़ की पत्तियाँ खाएंगे, तो उनकी गर्दन धीरे धीरे उन्हें स्ट्रेच करना शुरू किया, स्ट्रेच करना शुरू हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी गर्दन लंबी हो गई। फिर बाद में उन्होंने वो कैरेक्टर, लंबी गर्दन वाला कैरेक्टर अपने प्रोजेनी में पास किया, और फिर लंबे गर्दन वाले जो जिराफ है वो पैदा हुए। लेकिन इसी चीज़ को डार्विन ने कैसे समझाया,
डार्विन वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए हमेशा से ही हर तरीके के जिराफ थे, हर तरीके की जिराफ का मतलब कि देखिए हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस की लेंथ हाइट में वेरिएशन है, ठीक। तो उसी तरह जिराफ के एंसेस्टर्स में भी वेरिएशन थी, कुछ लंबे गर्दन वाले जिराफ थे, कुछ नॉर्मल गर्दन, कुछ छोटी वाले थे। तो क्या हुआ, वेरिएशन की वजह से नेचर ने लंबी गर्दन वालों को चुना। तो 2 लंबी गर्दन वाले जिराफ आए, उन्होंने मेटिंग की और एक बनाया उन्होंने जिराफ। तो उसके पास लंबी गर्दन था। फिर उन लोगों में भी वेरिएशन आई। देखिए ह्यूमंस में भी हुए, सबके पास वेरिएशंस होती हैं। 2 पेरेंट्स से जो बच्चे हैं 2-3 हैं तो उनमें भी वेरिएशन होती है। तो इसी तरीके से जब जिराफ बने तो नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसमें भी वेरिएशन थे। कुछ के पास लंबी गर्दन थी, कुछ के पास छोटी थी। तो फिर उसमें से क्या हुआ, अब लंबी गर्दन वालों को पत्ते खा सकते हैं तो वो जिंदा रह पाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। फिर जो छोटी गर्दन वाले हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनको पत्ते मिल नहीं पाए। भाई उनको तोड़ तोड़ के तो कोई खिलाएगा नहीं ना। तो क्या होगा, तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर लंबी गर्दन वाले बचेंगे। ऐसे ही फिर 2 लंबी गर्दन वाले आएंगे, मतलब 2 क्या अब रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर से लंबी गर्दन वाले बनाएंगे। तो ऐसे ही करते करते जो ये जिराफ के एंसेस्टर्स की बात हो रही है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, लंबी गर्दन वाले ही जिराफ नजर आएंगे, ठीक। तो इन्होंने जिराफ वाला पॉइंट को अपने वेरिएशन के पॉइंट से समझाया डार्विन ने। तो हमने क्या किया, अब हमने पढ़ना है क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। तो इससे पहले आप रिवाइज कीजिए कि हमने पढ़ा क्या। नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म में डार्विन ने क्या क्या पॉइंट बताए। पहला उनका पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन वाला, ओवर प्रोडक्शन था। दूसरा उन्होंने बताया क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा उन्होंने क्या बताया, वेरिएशन। चौथा उन्होंने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये टर्म दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, नेचुरल सिलेक्शन। और पांचवा स्पीशीएशन, मतलब जैसे जैसे ये वेरिएशन आते रहते हैं, फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कई सारी स्पीशीज के बाद एक बिल्कुल ही नई तरीके की स्पीशीज बन जाती है और उसी को स्पेशिएशन कहा जाता है। तो हमने ये 5 पॉइंट पढ़े हैं नेचुरल सिलेक्शन में। तो अगर आपको आता है कि नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट, ये डार्विनिज्म के पॉइंट लिखे, तो ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म या आउटकमिंग्स ऑफ डार्विनिज्म। देखिए नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखे हैं, तो आप खुद भी अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म में क्या है कि देखिए डार्विन ने जो थियरी दी, तो इसके बाद क्या हुआ, मतलब एक इवोल्यूशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी थियरी साबित हुई। लेकिन फिर भी डार्विन कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे अपनी थियरी के माध्यम से। वो क्या क्या है, देखिए ऑल्दो डार्विन थियरी पेव्ड द वे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इट फेल्ड टू आंसर सर्टन प्रॉब्लम्स। मतलब डार्विन की थियरी एक बहुत ही, मतलब इवोल्यूशन को समझने का एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक रास्ता दे तो दिया था, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स दिए क्लियर नहीं कर पाए थे। और उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए कुछ और मॉडिफिकेशन के साथ न्यू डार्विनिज्म आया, सिंथेटिक थियरी का कॉन्सेप्ट आया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ड्रॉबैक क्या है कि डार्विनिज्म मेंशंस अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट ही डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए इस पॉइंट में क्या है कि डार्विन ने ये बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने कहा ना कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जब क्या होता है, जो फिट रहता है, जो इंडिविजुअल जो बेटर एडेप्टेड रहता है एनवायरनमेंट के लिए, जो फिट रहता है वही सर्वाइव कर पाता है। लेकिन डार्विन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता पाए। अराइवल ऑफ फिटेस्ट कहने का मतलब ये है, इसको एग्जाम्पल से इस तरह समझिए कि मान लीजिए पहले बर्ड्स का एग्जाम्पल लीजिए कि बर्ड्स का विंग। तो बर्ड्स हम जानते हैं कि एविज और मैमल्स रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। तो पहले तो अचानक से एकदम एक दिन में विंग बन नहीं गया होगा, ठीक। धीरे धीरे विंग बना होगा, बीच में कई हजारों साल लगे होंगे विंग बनने में, कोई बर्ड पक्षी के विंग बनने में। तो बीच में कुछ ऐसी स्टेजेस भी आई होंगी कि वो विंग जब बन रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, वो किसी काम का नहीं रहा होगा वो विंग, ठीक। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिन में बन गया होगा विंग और उड़ने लगी होंगी। जब
विंग का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो काम कर नहीं रहा होगा विंग, तो इस बीच में इस ड्यूरेशन में तो उस विंग को या उस पक्षी को ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि नेचर हम कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट कर रही है, तो अच्छे वेरिएशन को, तो उस टाइम जब विंग डेवलप हो रहा था, वो किसी काम का नहीं था, तो नेचर को तो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मतलब यही है कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट उस टाइम नहीं बता पाए ये, तो इस पॉइंट में ये है। तो ये देखिए, he does not explain about arrival of the fittest, which means a character needs to long time to develop before it can become useful or fittest। यही बात है कि कोई कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसको बहुत एक लंबा समय चाहिए यूजफुल बनने में या फिटेस्ट होने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ दे वर नॉट यूजफुल ऑर्गन्स, और इस पीरियड ऑफ ग्रोथ में वो यूजफुल ऑर्गन नहीं रहे होंगे, एंड देयरफॉर शुड हैव बीन एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस वजह से क्या, नेचुरल सिलेक्शन से वो चीज़ें, वो स्पीशीज़ या कह सकते हैं वो ऑर्गन एलिमिनेट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये नहीं बता पाए डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट, डार्विन बिलीव दैट ऑल वेरिएशंस आर हेरिटेबल। डार्विन का ये मानना था, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो भी वेरिएशन है नेक्स्ट प्रोजेनी में पास हो जाती है, मतलब ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी में, ऑप्शन में पास हो जाती हैं, वो हेरिटेबल है, डार्विन का ऐसा मानना था, बट ये नहीं है सही। हम जानते हैं आज की जो सिर्फ जर्म सेल से जेनेटिक वेरिएशंस हैं जर्म सेल्स के थ्रू ही पास हो पाती हैं, हर सोमेटिक वेरिएशंस नहीं पास हो पाती हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे कि डार्विन बिलीव दैट ऑल वेरिएशंस आर हेरिटेबल। डार्विन का ऐसा मानना था कि हर वेरिएशन हेरिटेबल होती है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। ओनली जेनेटिक वेरिएशंस आर हेरिटेबल एंड नॉट द सोमेटिक वंस। केवल जेनेटिक वेरिएशन ही हेरिटेबल होती है, हम जानते हैं ये, और सोमेटिक वंस नहीं होती है। लेकिन डार्विन का ये कहना था जितनी भी वेरिएशन होंगी वो सब पास हो जाएंगी, इनहेरिटेंस पास हो जाएंगी ऑफस्प्रिंग में। तो डार्विन ने ना अपना ये पॉइंट बताने के लिए कि जितनी भी वेरिएशंस हैं वो पास हो जाती हैं प्रोजेनी में, उसको बताने के लिए उन्होंने एक थियरी दिया था, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया था। कौन सा थियरी? थियरी ऑफ पैनजेनेसिस। थियरी ऑफ पैनजेनेसिस में डार्विन ने ये बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के और हर ऑर्गन के पास कुछ इस स्पेशल तरीके के माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जिन्हें पैन जीन्स कहा जाता है, और वो पैन जीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती हैं। फिर जब जाइगोट बनता है, मतलब जब वो ट्रांसफ़र होता है, तो जाइगोट बनता है जब एग और स्पर्म मिलते हैं, और फिर जब जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट में जो पर्टिकुलर पैन जीन है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बनाने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, और उससे पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाता है। मतलब एग्जांपल के लिए समझिए कि कोई मान लीजिए कोई, क्या बताऊँ, ये कोई पर्सन है, ठीक, हाथ है, इसके पैर है, ठीक, तो इसके हाथ में हाथ को बनाने वाले कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरिंग माइन्यूट चीज़ें हैं जिन्हें पैन जीन्स कहते हैं, ठीक। ये पर्सन है, ठीक, इसके पर्सन को हाथ के बनाने के लिए क्या है, पर्टिकुलर इसके पास कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं इसकी बॉडी में, जिसको पैन जीन्स कहा जाता है, वो भी हाथ में। इसी तरह से इसके पैर में भी होंगे, इसकी आँख में भी होंगी, पैन जीन्स होंगी, ठीक। अब ये पैन जीन्स जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो जब जाइगोट बनेगा, जब मेल और फीमेल जब सेक्स सेल्स मिलेंगे तो जाइगोट, मान लीजिए जाइगोट बन गया, तो ये जो जाइगोट में ये पैन जीन जाएगा ना, तो जैसे जैसे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, मान लीजिए कि एक बेबी बनेगा, तो ये बेबी बनेगा, तो पता नहीं क्या ये बन गया, तो इसमें जो हाथ बनेगा ना, ये उस जो पैंजीन यहाँ से गया है इंफॉर्मेशन इसको देगा जाइगोट को कि हाँ भाई हाथ बनाना है इस पैंजीन से, तो वो पैंजेन बनेगा, हाथ ऐसे बनेगा। तो ये पैनजेनेसिस था, इनका थियरी था। इन्होंने अपनी इनहेरिटेंस को बताने के लिए कि क्योंकि इन्होंने, डार्विन ने ये कहा था कि वेरिएशन, हर तरह के वेरिएशन हेरिटेबल होते हैं, तो लेकिन हम जानते हैं कि सही नहीं होता है, हर बस जेनेटिक वेरिएशन ही हेरिटेबल होती है। तो डार्विन ने अपना ये बताने के लिए, इनहेरिटेंस की थ्योरी बताने के लिए थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया था। तो ये देखिए, ये भी पढ़ लीजिए कि डार्विन वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। वो अनेबल थे कि इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है उसको बताने के लिए, लेकिन तब उन्होंने
अभी आज हमको ये पता चल रहा है कि वो अनेबल थे क्योंकि उन्होंने अपना एक थियरी दे दिया था, लेकिन उसको समझाने के लिए थियरी ऑफ पैनजेनेसिस उन्होंने प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन कि कैसे इनहेरिटेंस होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ऑल ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस पैनजेन्सिस। हर ऑर्गन जो भी है एक किसी भी इंडिविजुअल का, वो पैनजीन्स प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस, और वो प्रोड्यूस करता है माइन्यूट पार्टिकल्स कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गन। उसके पास माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हर ऑर्गन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होता है। द पैन जीन्स है ट्रेवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। पैंजेस जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेंगी विल अल्टीमेटली रीच द गैमेट्स, और फिर क्या होगा, ये गैमेट्स में रीच करेंगी, सो दैट ईच गैमेट विल हैव पैंजेस फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन। और इस तरीके से क्या होगा, हर पैंजेस के पास हर ऑर्गन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होगा। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन द पैंजेस टेंड टू फॉर्म द सेम ऑर्गन फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म्ड। और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जिस ऑर्गन से पैंजीन गया है वो उसी ऑर्गन को बनाने के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन देगा। ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, ये इनका दूसरा वो है, कह सकते हैं शॉर्टकमिंग्स है, इनका ड्रॉबैक है कि वो इनहेरिटेंस को नहीं समझा पाए थे। उनका कहना था कि हर वेरिएशन इनहेरिटेबल होता है लेकिन सब नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इनका देखिए, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन ओनली यूजफुल ऑर्गन्स आर फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हम जानते हैं कि सिर्फ जो नेचर सेलेक्ट करती है, जो फेवरेबल होते हैं, जो एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर पाए, वही चीज़ें क्या होती हैं, नेचर के द्वारा फेवर की जाती हैं। द एग्जिस्ट लेकिन क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी एक्सप्लेन। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, डार्विन तो ये कह रहे हैं ना कि जो सिर्फ जिसका नेचर फेवर कर रही है, जिसकी वजह से वो फिट है, वो कर पाएगा, उसको नेचर प्रिजर्व करेगी। लेकिन आज भी ऐसे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जैसे अपेंडिक्स होता है ह्यूमंस में, उसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन वो आज भी है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था डार्विन की थियरी के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इनका तीसरा ड्रॉबैक था। चौथा ये था कि इन सम स्पीशीज ऑफ डियर द एंटलर्स, एंटलर्स मतलब सींग, डेवलप बियॉन्ड द स्टेज ऑफ यूजफुलनेस। देखिए बारहसिंगा जानते हैं ना, तो ये कह रहा है, ये पॉइंट इसमें है कि कुछ स्पीशीज है हिरन की, जैसे बारहसिंगा है, तो उनमें क्या होता है कि कुछ यूज़फुलनेस की स्टेज के बियॉन्ड, मतलब उसका कुछ यूज़ नहीं है, उसके बावजूद भी वो चीज़ें एक्सटिंक्ट नहीं हो रही हैं। अब देखिए बारहसिंगा है, ये कह सकते हैं आप कि वो उसके रक्षा में हेल्प कर सकता है। मान लीजिए उसको कोई ह्यूमन ये परेशान कर रहा है, फिर तो वो उससे सिंग से मार सकता है। लेकिन मान लीजिए वो झाड़ियों में छुपने जा रहा है अपने बचाव के लिए ही, तो फिर फंस जाएगा, उसमें सब जा नहीं पाएगा, तो वो उसका कुछ यूज़फुल नहीं है, बल्कि और उसको खतरा में ही डाल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, फंक्शनल सिग्निफिकेंस इनका कुछ नहीं है, लेकिन ये आज भी हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन डार्विन के थियरी के अकॉर्डिंग उसको, क्योंकि वो नेचर के फेवर में नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं है, तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये डार्विन की थियरी के द्वारा हम क्या कहते हैं कि नहीं समझ पा रहे, वो नहीं समझ पाए, समझा पाए। फिफ्थ है, most of the mutations that produce new characters are harmful and cause diseases and therefore not useful in natural selection। हम जानते हैं आज भी कि कई सारे म्यूटेशन, देखिए वेरिएशंस आएंगी तो वेरिएशन म्यूटेशंस के द्वारा ही आएंगी, लेकिन म्यूटेशन डार्विन के टाइम में म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उन्होंने उसको एक स्पॉट का नाम दिया था, ठीक, SPOTS, स्पॉट्स का नाम दिया था। तो म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी डार्विन नहीं कंफर्म कर पाए। तो चूँकि डार्विन ये कह रहे हैं कि हर तरह का वेरिएशन है वो ट्रांसफ़र होता है, और यूज़फुल वाला ही फेवर में रहता है, और वो ट्रांसफ़र होता जाता है, ट्रांसफ़र होता जाता है, मतलब प्रोजेनी में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि कई सारी जो म्यूटेशंस है वो यूज़फुल नहीं होती है, कई सारी तरह की बीमारियाँ कॉज करती हैं, इसीलिए वो नेचुरल सिलेक्शन में यूज़फुल नहीं है। तो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो नेचर के फेवर में नहीं है, तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, आज भी देखते हैं कि म्यूटेशन की वजह से कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन डार्विन को पता नहीं था म्यूटेशन के बारे में उस टाइम, और नहीं आया था कॉन्सेप्ट, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। और ये क्या कहा उन्होंने कि डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट म्यूटेशंस एंड एक्सप्लेन सडन अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर ड्यू टू स्पॉट्स। और उन्होंने ये बताया कि कुछ कैरेक्टर्स का अगर सडन अपीयरेंस हो रहा है, अचानक से अपीयरेंस हो रहा है, तो वो स्पॉट्स की वजह से हो रहा है, और उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक। ये इनका पाँचवा था। छठवां क्या था, डार्विन बिलीव्ड इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। छठवां ये था कि डार्विन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में बिलीव करते थे। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब कि दो पेरेंट है तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफ बच्चे में जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो वो सेग्रीगेशन का जो नियम है उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता।
वो कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट भी डार्विन नहीं समझा पाए थे और यही इनके कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कह सकते हैं क्या है। तो पहला क्या था इनका शॉर्ट कमिंग्स कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो बता दिए उन्होंने, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बता पाए। दूसरा ये था कि अगर नेचुरल सेलेक्ट कर रही है, अच्छी चीज़ों को फेवर में कर रही है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो आज भी हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज क्यों है। दूसरा हिरन का एग्जांपल आप देखिए, कह सकते हैं कि उसके जो एंटलर्स होते हैं, जो सींग होते हैं 12 सिंगा के, तो वो भी एक ख़त्म हो जाना चाहिए, तो उसके लिए दिक्कत कॉज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर तीसरा है कि म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन आ रही है वो ज़्यादातर रोग कॉज करती हैं, उनको नेचर सेलेक्शन के द्वारा ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट है कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में मानते थे डार्विन, तो उनका ये कहना था कि दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आते हैं, ब्लेंड कर जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन सेग्रीगेशन मेडलेस सेग्रीगेशन रूल के द्वारा हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो देखिए डार्विनिज्म का जो भी था हमने पॉइंट्स पढ़ा, पोस्टुलेट्स वगैरह हमने पढ़ा, पॉइंट्स पढ़ा। अब एक चीज़ है, हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ना। देखिए हमने नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ा और आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारे सिलेबस में है। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट करती है और सेक्सुअल सिलेक्शन में भी नेचर ही सेलेक्ट करती है। सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या था कि जो फिटेस्ट है, जो सर्वाइव कर मोस्ट एडेप्टेड है एनवायरनमेंट में, वो क्या होगा, वो उसके पास ज़्यादा चांसेस है कि उसको मेटिंग पार्टनर्स मिले, ठीक। और इसी को कहा जाता है सेक्सुअल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में तो हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या किया जाता है, मेन करेंगे मतलब ह्यूमन अपने यूज़फुल जो चीज़ें हैं उसके लिए जो अच्छी वेरिएशंस हैं, ठीक, जो अच्छी वेरिएशंस है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म से ये वेरिएशन ले लिया और एक का ये ले लिया, अब इन लोगों का क्या करेगा, ब्रीड कराएगा और अपने यूज़फुल का एक चीज़ बनाएगा, इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसमें देखिए डार्विन ने भी क्या काम किया है। तो देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द आइसोलेशन ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर यूजफुल टू ह्यूमंस। आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल जो पॉपुलेशन में है उसको उसमें से अच्छे वेरिएशन को आइसोलेट करना और सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराना, मतलब अपने यूजफुल की जो चीज़ें हैं, अपने फ़ायदे वाली जो चीज़ें हैं, वैसा कैरेक्टर हम जो पाना चाहते हैं उसका क्या करना है, एक डेवलपमेंट करना ही कहलाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, ह्यूमन एक्सर्ट डायरेक्शनल सिलेक्शन प्रेशर दैट लीड्स टू चेंज इन एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज विद इन द पॉपुलेशन। दिस इज एन इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म व्हिच गिव राइज टू न्यू ब्रीड्स, स्ट्रेन्स, वैरायटीज, रेसेस एंड सम स्पीसीज। और ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग तरह की ब्रीड्स, स्ट्रेन, नई नई रेसेस और सब स्पीशीज बन जाती हैं। डार्विन स्टडी डोमेस्टिकेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिटेल। डार्विन ने प्लांट्स में डोमेस्टिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स में डोमेस्टिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। डोमेस्टिकेशन पता है फोर्थ सेमेस्टर में था ये टॉपिक, ठीक। ही कंक्लूडेड दैट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी प्रोड्यूस। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा हम अपनी मर्जी से जो चीज़ें चाहते हैं, वेरिएशन, जो अच्छे वेरिएशन से वो सेलेक्ट करके क्या किया जा सकता है, कई तरह की वैरायटीज़ के एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल, कोलराबी कुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉमन वाइल्ड मस्टर्ड। ये डार्विन ने कहा था कि कॉमन जो वाइल्ड मस्टर्ड है उससे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल, कोलराबी ये सारे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। Similarly, Darwin also raised several types of pigeons from the rock pigeon by artificial selection। और डार्विन ने रॉक पिजन जो स्पीशीज है उससे कई सारी तरह के पिजन्स डेवलप किए, सिमिलरली आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। सिमिलरली द वेरिएशंस ब्रीड्स of fowl are all different from the jungle, derived from the jungle fowl Gallus gallus। एक जंगल फाउल है, हैन है, गैलस गैलस से कई तरीके ब्रीड्स डेवलप किए गए हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज़ बीन यूज्ड बाय ब्रीडर्स टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग काउज, द ग्रेट डेन डॉग, द स्लीक अरेबियन हॉर्सेस एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कई सारी जो ब्रीडर्स हैं वो हाई यील्डिंग काउज, ग्रेट डेन डॉग और स्लीक अरेबियन हॉर्सेस को डेवलप किया गया है, ठीक। द रेट ऑफ, अच्छा देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द रेट ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज फास्ट। देखिए जो रेट है स्पीसीज फॉर्मेशन की, हमने नेचुरल सिलेक्शन में भी बात की, स्पेसिएशन की, कि नेचुरल सेलेक्ट करती जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन,
फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल ही नई तरीके की पॉपुलेशन जनरेट हो जाती है, स्पीशीज़ बन जाती है, उसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो वो बहुत टाइम लेता है, बहुत कह सकते हैं कि थाउज़ेंड ऑफ ईयर्स पे बनेगी। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो रेट है ना बहुत फास्ट होता है। द एनालॉगस प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर इज़ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच प्रोसीड्स वेरी स्लो। वहीं नेचुरल सिलेक्शन बहुत धीरे होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आप खुद कर रहे हैं, देखिए ह्यूमन्स अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अच्छी-अच्छी वेरिएशंस को लेगा और ब्रीड कराएगा और एक नई वेरिएशन बना देगा। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का रेट बहुत ही हाई होता है, बहुत ही तेज़ होता है, वहीं नेचुरल सिलेक्शन का बहुत ही धीरे होता है। तो आज हमने डार्विनिज़्म पे बात की। ओके, थैंक यू।